गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है सोमवार 3 अक्टूबर 2022। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 10वां अध्याय संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान न तो लचीला है न ही कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लिखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हों। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। पहला, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। दूसरा, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तीसरा, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत 50% से अधिक सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। पांचवा, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों में भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। छठवां, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। सातवां, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। आठवां, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। संशोधन के प्रकार। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला,
संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल हैं: पहला, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, दूसरा, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, तीसरा, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, चौथा, दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भले, विशेषाधिकार आदि। पांचवा, संसद में गणपूत्री। छठा, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सातवां, संसद में प्रक्रिया नियम। आठवां, संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार। नौवां, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 10वां, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या। 11वां, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। 12वां, राजभाषा का प्रयोग। 13वां, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। 14वां, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। 15वां, निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण। 16वां, केंद्र शासित प्रदेश। 7वां, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। 18वां, 6ठी अनुसूची, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संसद के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 38% से अधिक और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे उसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। स्पष्ट रूप से विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक को तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी आवश्यक अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में बहुमत विशेष की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है: 1. मूल अधिकार, दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा, वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं हैं। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो, यानी एक कुछ या बचे राज्य विशेष विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इस तरह संशोधित किया जा सकता है: पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। दूसरा, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्ति का विस्तार। तीसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। चौथा, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। पांचवा, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय। छठा, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। सातवां, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 स्वयं।
संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। पहला, संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा अमेरिका या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद की संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्य विधान मंडलों को भी। दूसरा, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, या इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तीसरा, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। चौथा, संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि वह अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। पांचवा, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। छठा, संविधान की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद में उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। सातवां, संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने का व्यापक अवसर होता है। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण व सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वह सत्तारूढ़ पार्टी को अपने हिसाब से परिवर्तन करा ले, न ही उसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार न किया जा सके। केसी व्हीलर ने ठीक ही कहा है, लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा, हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। इसी तरह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान में किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने अथवा अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनाई है। केसी व्हीलर ने भारत के संविधान में विशेष प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक हैं। वे कहते हैं, संविधान व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह कम संविधान का विविध गुण वाला है। इसी के साथ हमारी लक्ष्मीकांत पॉलिटी का 10वां अध्याय कंप्लीट होता है। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ाई करेंगे संविधान की मूल संरचना, बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।